नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। एनएससीएल और एफटीआईएल के मर्जर को लेकर जो यहां पर चुनौती दी गई थी, उस चुनौती को आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश में एनएससीएल के एफटीआईएल में विलय के सरकारी आदेश को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एफटीआईएल की विलय को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एनएससीएल का एफटीआईएल यानी 63 मून्स में विलय किया जा सकेगा। इसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 63 मून्स ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। दरअसल 5600 करोड़ रुपए के एनएससीएल घोटाले में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एनएससीएल की देनदारियों के लिए एफटीआईएल यानी 63 मून्स को जिम्मेदार माना था। इसी आधार पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने बीते साल फरवरी में एनएससीएल को एफटीआईएल में विलय करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया था। और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। क्या मर्जर का रास्ता साफ हो गया है और क्या निवेशकों को अब पैसा वापस मिल जाएगा? और इस पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरएस लूना है, कॉर्पोरेट लॉयर। साथ ही हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा हैं और हमारे साथ एनएससीएल इन्वेस्टर केतन शाह भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल मिस्टर लूना आपसे ये होगा कि जो ये अहम आदेश आया है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, याचिका खारिज की गई है, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही बेंचमार्क जजमेंट होगा? और निश्चित तौर पर ये इसलिए भी सरकार ने ये दावा किया था कि निवेशकों के हित में ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को चुनौती इसलिए दी गई थी और ये कहा गया था कि ये फोर्सफुली मर्जर की कोशिश हो रही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अपने आप में एक इस तरह का एक पहला मामला होगा जब दो निजी कंपनियों को सरकार एक जबरिया इनके विलय का आदेश पारित करती है और जो सेक्शन 396 था कंपनीज एक्ट 1956 का, उसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के किसी एक मामले में। और ये इस्तेमाल करने के पीछे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की उस वक्त की दलील थी कि चूंकि 99.99% जो शेयर होल्डिंग है एनएससीएल की, उसकी ओनर एफटीआईएल है, इसलिए जो भी लाइबिलिटी आती है, जो भी देनदारी आती है एनएससीएल की, वो एफटीआईएल के खाते में जानी चाहिए। और इसी मुख्य बात को आधार बनाकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑर्डर आया था। और हाईकोर्ट ने भी, हालांकि पूरा ऑर्डर आना अभी बाकी है, हाईकोर्ट ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो फैसले का तरीका था उसको जो है सही पाया है। हालांकि पूरे ऑर्डर में देखना होगा कि क्या है। अगर ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है उसको हाई कोर्ट मानता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी देनदारी थी एनएससीएल के खाते में वो सारी की सारी एफटीआईएल के खाते में जा सकती है, क्योंकि ये बड़े साफ साफ शब्दों में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑर्डर में था। ठीक है। और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद 63 मून्स के चेयरमैन वेंकटचारी ने जी बिजनेस से क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अगर हमारे खिलाफ अगर रहा तो हम याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। 63 मून्स सेपरेट कंपनी और एनएससीएल सेपरेट कंपनी है। आज तक इंडिया में आज तक कंपनीज एक्ट के तहत ऐसा मर्जर कभी हुआ ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में पैसा देने की नौबत नहीं आएगी, हमारी लायबिलिटी नहीं है। एनएससीएल का लायबिलिटी आज तक एक कोर्ट ने कहा नहीं है किसी कोर्ट केस में कि लायबिलिटी एनएससीएल का है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि 63 मून्स यानी एफटीआईएल के मैनेजमेंट ने इस पूरे मसले पर किस तरह से नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से दो निजी कंपनियों का मर्जर कराना ठीक नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट भले ही इस फैसले को चुनौती दे, इस पर नाराजगी जाहिर करे, लेकिन एनएससीएल के इन्वेस्टर बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से बेहद खुश हैं। आइए सुनते हैं कि एनएससीएल के इन्वेस्टर चिराग शाह ने इस फैसले के बाद क्या कहा है। कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये पूरी चीज को बड़ी बारीकी से देखा और उन्होंने समझा है कि ये पूरा जो एनएससीएल जो एक एंटिटी क्रिएट की गई थी, इट्स जस्ट अ स्पीशी एंड नथिंग एल्स टू क्रिएट और परपेचुएट अ फ्रॉड, and we are extremely happy that these steps have been taken. As far as the money is concerned, we will still wait for the auctioning of the assets to happen, and we will also want to see what are the next steps initiated by the Ministry of Corporate Affairs.
ओके, और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कॉर्पोरेट लॉयर आर.एस. लूना है और साथ ही हमारे साथ एनएससीएल इन्वेस्टर केतन शाह हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा भी बने हुए हैं हमारे साथ मुंबई से। मिस्टर लूना, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो ये फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग जो कारपोरेट लॉ है उसमें यह है कि जो भी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उनकी अपनी लायबिलिटी इंडिपेंडेंट रहती है। लेकिन जहाँ पे कोई फ्रॉड होता है या जैसे इस केस में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत से लोगों को, इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ये भी राइट रहता है कि वो कारपोरेट व्हील को लिफ्ट करे और देखे कि इसके सारे फसाद के पीछे एक्चुअली है कौन। और क्योंकि अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी इज द शेयर होल्डर, तो वो जो लीगल एंटिटी का एक इशू है कि कंपनी ही लीगल एंटिटी है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि एक लैंडमार्क जजमेंट है। लेकिन केतन शाह, मेरा आपसे सीधा सवाल ये होगा कि क्या इस फैसले के बाद, क्योंकि अभी भी जो जानकारी हमें मिल पा रही है करीब 5270 करोड़ का बकाया है एनएससीएल के निवेशकों का, क्या आपको लगता है कि अगर ये मर्जर आगे बढ़ता है, मर्जर के ऊपर अंतिम मुहर लगता है, तो क्या ये माना जाए कि जो पैसे फंसे हुए हैं निवेशकों के वो जल्द मिल जाएंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी कुछ पैसे बिल्कुल मिलेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट इस मर्जर को बहाली देती है। और जब तक ये मेरा वेंकटचारी जी का कहना था कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कदम अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे ये भी कहना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई एक्सचेंज सिर्फ पेपर पे नहीं चला है जहां कोई कमोडिटी ही नहीं थी और 13,000 निवेशकों को चूना लगाया गया। ऐसा भी घोटाला भी नहीं हुआ है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और मैं ये मोदी सरकार की सराहना करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी ही हिम्मत से 396 ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन इवोक करके ये मर्जर जबरदस्ती करवाया है। और जैसे कोर्ट में काफ़ी ये दलील हो चुकी है कि ये कोई इन्फोसिस और एनएससीएल का मर्जर नहीं है, ये एनएससीएल और एफटीआईएल इनकी 99.9992% पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर है, जो कि काफ़ी सराहनीय और वेरी लॉजिकल है। आप ये तो ऐसी बात हो गई कि आप लव अफेयर करो इलिसिट और फिर बच्चा होगा तो यू डिसओन दैट बेबी, ऐसा तो नहीं हो सकता। 55% of profits of FTIL used to come through NSCL operations. So it is only logical that FTIL picks up the tab and pays investors back. हाँ, लेकिन मिस्टर लूना, अभी जिस तरह से आपने भी सुना 63 मून्स के मैनेजमेंट को, उनका ये कहना है कि इस आदेश को आगे चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। आप चूंकि लगातार कॉरपोरेट के मामलों को देखते रहते हैं काफ़ी गंभीरता से, आपको इस बात की कितनी संभावना दिख रही है कि जो फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है वो फैसला आगे जाकर बदल भी सकता है अपर कोर्ट में? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसाइड कर पाएगी, लेकिन सर्टेनली गोइंग बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस ये कहा जा सकता है कि क्योंकि ये एक अपनी तरफ से एक यूनिक केस था जिसमें कि 13,000 इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, 5,600 करोड़ का घोटाला है, तो ये केस है जिसमें कि कारपोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है। और ये एक कानूनी प्रोविजन है कि जहां पे जरूरत पड़े कोर्ट कैन लिफ्ट इट, तो कोर्ट ने इस केस पे उसको लिफ्ट किया है। और मेरे ख्याल से ये एक जेन्युइन केस जिसमें हुआ है। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत ही यूनिक केस था और जो जजमेंट आया है वो बहुत सही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर विनीत नायक जुड़े हैं, कौंसल हैं एफटीआईएल के। स्वागत है आपका मिस्टर विनीत जी बिजनेस पर। क्या तर्क है आप लोगों का और आप लोगों की आगे की तैयारी अब क्या है इस फैसले के बाद? देखिए, जजमेंट तो आज सुबह प्रोनाउंस हुआ है। हाँ, अभी हम काफी बड़ा जजमेंट है, ये जजमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसके सब पॉइंट्स कंसिडर करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो
निश्चित ही जा रहे हैं। हाँ। और हाईकोर्ट ने जो इंटरिम स्टे ऑर्डर दिया था वो 12 हफ्ते के लिए कंटिन्यू किया है हमारी दरखास्त के ऊपर। ओके। तो निश्चित ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के तहत सेक्शन 396 में शायद पहला ये जजमेंट होगा पूरे भारत देश में, जहां गवर्नमेंट ने ये पावर एक्सरसाइज किया है दो प्राइवेट कंपनीज अमेलगमेट करने की। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो सर ये अधिकार होता है ना, क्योंकि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस सामने आता है तो सरकार के पास ये अधिकार होता है कि कंज्यूमर के हित में, निवेशकों के हित में इस तरह के फैसले लें। नहीं, ये पावर गवर्नमेंट को है सेक्शन 396 के अंदर। जहां पब्लिक इंटरेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है या प्रश्न है, तो ये गवर्नमेंट 396 का पावर एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन हिस्टोरिकली कंपनीज एक्ट में अगर देखा जाए तो 396 का ये जो पावर है ये सिर्फ 4 या 5 बार यूज किया गया है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, जो बात आप कानूनी बात कह रहे हैं, और वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए। नहीं, वो तो एक टेक्निकली जो आप बात कर रहे हैं वो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जो साफ तौर पर मोटा मोटी बातें सामने आ रही हैं कि 99% हिस्सेदारी है आपकी सब्सिडियरी कंपनी है NSCL FTIL की, तो NSCL की जो लायबिलिटी है उसकी जिम्मेदारी से आप कैसे भाग सकते हैं? नहीं, जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि इसी को तो कंपनी लॉ कहते हैं, इसलिए तो लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। अगर सब्सिडियरी में अगर कुछ दोष हो या अगर सब्सिडियरी में कुछ मिसमैनेजमेंट हो, तो उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल पे आप नहीं लाद सकती है। कंपनी जूरिस्प्रूडेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो इसके केवल वो सब्सिडियरी है और FTIL उसका पेरेंट कंपनी है, इसके लिए लायबिलिटी लाद नहीं सकते आप। ओके, आप कह रहे हैं कि सिर्फ पेरेंट कंपनी के आधार पर लायबिलिटी को नहीं लाद सकते, क्या इससे आप एग्री करते हैं मिस्टर लूना? देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल लॉ की बात कर रहे हैं। जनरल लॉ के हिसाब से जाएंगे तो यस, दोनों कंपनी अलग अलग जो है लीगल एंटिटीज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लॉ ये भी प्रोवाइड करता है कि जहाँ के पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करे और जहाँ पे कंपनी ने कोई घोटाला किया है, फ्रॉड किया है, वहां पे वो कारपोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल ये सिचुएशन है कि एक जनरल लॉ जो है उसमें ये एक किस्म की एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हुई है और गवर्नमेंट ने एक्सेप्शनल पावर्स एक्सरसाइज की है और कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है। ठीक है, लेकिन केतन शाह, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आपने कहा कि इस बात की उम्मीद है कि अब थोड़ी बहुत रिकवरी हो पाएगी, हालांकि पूरा पैसा वापस मिलेगा ये कहना मुश्किल है। अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों को कि अभी तक कितना बकाया है निवेशकों का NSCL के ऊपर, और आपके हिसाब से अब कितनी जल्दी इसकी रिकवरी हो सकती है? जी, अभी तक 5,600 करोड़ का कुछ फ्रॉड था, जिसमें से अबाउट 6% लोगों को वापस मिला है। तो बाकी का समझो 5,200 करोड़ या 5,100 करोड़ मोटा मोटा लोगों को चुकाना बाकी है NSCL को। और FTIL के पास 1,900 या 2,000 करोड़ के कैश रिजर्व पड़े हैं, जो कि आफ्टर मर्जर विच कैन बी यूज्ड टू पे इन्वेस्टर्स एंड देयर लॉट ऑफ एसेट्स अटैच अंडर MPID एक्ट, जो भी लोगों को पैसा रिटर्न करने में काम आ सकती है। ये जब तक लिमिटेड लायबिलिटी की बात है, यूरोप में जो ये कॉन्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी का शुरू हुआ था इंग्लैंड में, दैट वाज टू एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, कि आपकी खुद की एसेट्स, प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर की एसेट्स कभी दाव पे ना लगे और आप खूब व्यापार करो, बड़ा व्यापार करो, धंधा करो। इसके लिए तो नहीं दी गई थी ये लिमिटेड लायबिलिटी की कॉन्सेप्ट कि आप फ्रॉड करो, एक छोटा सा स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दो, 99.9992% उसको ओन करो और उसमें फ्रॉड करो और बच के निकल जाओ। ये तो प्रोविजन नहीं थी। ये मैं विनीत नायक जी को बताना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन ब्रजेश मिश्रा जी मीडिया संवाददाता लगातार इस मामले को कवर करते आए हैं और आज खुद हाईकोर्ट में मौजूद थे। ब्रजेश जी, आपकी और वहां पर क्या क्या बातें हो पाई हैं, खास करके अगर मैनेजमेंट की बात करें, हमने सुनी कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, लेकिन आपकी कुछ और निवेशकों से बात हो पाई थी वहां पर जो NSCL से जुड़े हुए हैं, उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? ब्रजेश मिश्रा, लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मिस्टर लूना,
आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि एक जनरल केस के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि ये एक्सेप्शनल है, लेकिन आपने कहा कि एक लैंडमार्क जजमेंट है। ऐसे में आप आगे के लिए, चूंकि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, क्या आपको लगता है कि उनके लिए एक बड़ा मैसेज होगा इस डिसीजन में? सर्टनली, क्योंकि ये एक अलग तरीके का डिसीजन आया है और ये आगे जब भी कभी कोई इस तरह का स्कैम होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट एज वेल एज कोर्ट्स जो हैं ये प्रोविजंस को यूज करेंगी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। जी, आप सर कंटिन्यू करें प्लीज। तो वो मेरे ख्याल में ये एक एक्सेप्शनल प्रोविजन जो है 396 का जो है, जो अभी गवर्नमेंट ने यूज किया, फ्यूचर में भी ऐसे जैसे भी कभी कोई स्कैम्स होंगे, मुझे नहीं शक के गवर्नमेंट उस तरह में इस तरह का प्रोविजन को यूज नहीं कर पाएगी। उन सिचुएशंस में भी गवर्नमेंट परहैप्स विल कम फॉरवर्ड और ये जो है इस तरह का कारपेट व्हील उठाने का जो है काम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मिस्टर नायक, ये बात कही जा रही है क्योंकि एक बड़ा घोटाला हुआ था 2013 में 5600 करोड़ का NSCL में, और कमोडिटी का स्टॉक नहीं था, उसके बाद भी ट्रेड किया गया, करीब 13,000 निवेशकों को चूना लगाया गया। क्या आपको नहीं लगता, चूंकि आप FTIL के काउंसिल हैं, तो आपसे मेरा ये सवाल लाजिमी है, क्या आपको नहीं लगता है कि एक पेरेंट कंपनी होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी खुद FTIL को लेनी चाहिए थी भुगतान की? देखिए, मैं वापस वही बात दोहराना चाहूंगा कि पेरेंट कंपनी को इसका लीगली कोई जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये FTIL के अभी जो कॉर्पोरेट वेल उठाने की जो बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट वेल तब उठाया जाता है जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के टाइम फ्रॉड हो। जी, सब्सिक्वेंटली कॉर्पोरेट वेल नहीं उठाया जा सकता। हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विनीत, RS लूना जी आपका, ब्रजेश मिश्रा आपका और केतन शाह आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।